So we have discussed about the challenges, कि what are the challenges before India when we have got independence. ठीक है, उन challenges के बाद how we can overcome, उन challenges को overcome करने के लिए political system का framework हमने बनाया. ठीक है, अपने constitution में हमने political system देखा, democratic political system in which equality was given. ठीक है, to everyone, equality सबको दी गई, उसमें यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज दिया गया सभी को. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में सारी प्रोविजंस हमने ऐड की. अब आज हम देखेंगे उसी में एक और चैलेंज. जब हमने बात की थी तो चैलेंज में एक हमने बात की थी प्रोविंसेस की, है ना, कि उन प्रोविंसेस की हाउ टू यूनाइट ऑल दीज प्रोविंसेस. जैसे कि डिफरेंट उस टाइम पर प्रोविंशियल, एक तो दैट पार्ट ऑफ इंडिया विच वाज कॉलोनियल इंडिया, ठीक है, that became independent, but these provinces they were still ruled by the independent rulers. यहाँ पे कौन थे? यहाँ पे अभी भी इंडिपेंडेंट रूलर्स थे, तो उनकी भी प्रॉब्लम्स थी. और लेटर ऑन इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन से इन प्रोविंसेस को सरदार वल्लभ भाई पटेल, जैसे आपको हुआ कि आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जितने प्रोविंसेस थे उन सभी प्रोविंसेस को इंडिया में मिलाया, उनके रूलर्स को रेडी करवाया कि दे शुड यूनाइट इंडिया विद इंडिया, इंडियन यूनियन, कि इंडियन यूनियन के साथ वो ये एग्रीमेंट कर ले और इंडियन यूनियन को ज्वाइन कर ले. ठीक है, तो ये उन्होंने उनको विश्वास दिलाया कि आप इंडियन यूनियन को ज्वाइन करोगे तो आपका फायदा होगा. क्यों? क्योंकि उस टाइम पर क्या हुआ था, वी हैव गॉट इंडिपेंडेंस, देयर वाज नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल, कि if you will not join India, then the people in your area they will revolt against you because people want now freedom. क्योंकि उस टाइम पर जो लोग थे वो अपने रूलर्स के भी अगेंस्ट थे. तो कहीं ना कहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी प्रोविंसेस को रेडी कर लिया. ऑल प्रोविंसेस दे एग्रीड टू ज्वाइन द इंडियन यूनियन. ठीक है, ज्वाइन करके सभी. लेकिन उसी फ्रीडम स्ट्रगल में, जब नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, then the nationalist leaders, कांग्रेस में भी बहुत सारे लीडर्स थे, अलग अलग, they were leaders, they were representative from throughout the India, पूरे इंडिया में से थे. ठीक है, किसी एक पार्ट के नहीं थे. So when the freedom struggle was going on, then these Congress leader they have promised that after when we will get freedom, then each of the linguistic group they will get a separate province, मतलब separate state. ठीक है, कि जो अलग अलग linguist groups होंगे उनको क्या मिल जाएगा, एक separate state मिलेगा. ये उस टाइम पर nationalist leaders ने during the freedom struggle ये promise दिया गया था. ठीक है, ये प्रॉब्लम तो उस टाइम पर ये अलग प्रोविंसेस थे जो हमारी इंडियन यूनियन का पार्ट नहीं थे, लेकिन ये अलग से लिंग्विस्ट ग्रुप जो उस कॉलोनियल इंडिया का पार्ट थे, वो लीडर्स जो रिप्रेजेंटेटिव लीडर्स थे, उन्होंने उनको ये फ्रीडम स्ट्रगल में ही इट वाज प्रॉमिस्ड टू देम कि आफ्टर इंडिपेंडेंस यू विल गेट योर ओन सेपरेट स्टेट. ठीक है, अब लेकिन ये तो फ्रीडम स्ट्रगल की बात हो गई ना, इट वाज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल. लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने क्या फेस किया था, डिवीजन ऑफ इंडिया. और वो डिवीजन किसके बेसिस पे थी, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, है ना. मतलब ये भी, और उस टाइम पर ब्रिटिशर्स ने भी क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम लीडर्स को अलग इलेक्टोरेट्स दे दिए थे, हिंदू को अलग इलेक्टोरेट, जब ईस्ट वेस्ट बंगाल पार्टीशन किया था. ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो डिवीजन को हमने फेस किया था इन द पार्टीशन, कि स्टार्टिंग में उनको एक अलग से मुस्लिम्स को अलग से अगर इलेक्टोरेट्स दिया गया तो उन्होंने अलग से पाकिस्तान की डिमांड कर ली. तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो लीडर्स यहाँ पे जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंपॉर्टेंट लीडर्स उस टाइम के, तो दे वर इन फियर ऑफ रिजल्ट ऑफ दैट डिवीजन, कि आफ्टर दैट डिवीजन अ पर्टिकुलर सेपरेट कंट्री दे हैव एस्टैब्लिश्ड. तो इस तरह नाउ दे वर रिलक्टेंट टू गिव एनी
religion or any state that is based on any, मतलब जो डाइवर्सिटी है इंडिया की, मेन लैंग्वेज है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि लैंग्वेज के बेस पे भी अब हम क्या करेंगे, कोई डिवीजन नहीं करेंगे, ठीक है। एक आपकी बुक में लाइंस दी हुई हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही लाइंस हैं इसमें, यस। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि द वेरी एंड फर्स्ट एंड लास्ट नीड ऑफ इंडिया एट द प्रेजेंट मोमेंट, कि प्रेजेंट मोमेंट में जरूरत क्या है, दैट इट शुड बी ए नेशन, एवरीथिंग विच हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म दैट हैज टू गो फॉरवर्ड, एंड एवरीथिंग विच थ्रोज द ऑब्स्टेकल्स दैट हैज टू बी रिजेक्टेड। और जहां से भी हमें लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमारे नेशनलिज्म में, हमारी यूनिटी में, हमारी स्ट्रेंथ में कहीं ना कहीं कोई ऑब्स्टेकल आ सकती है, तो हमें उसको रिजेक्ट करना है। और सेम ये जो लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस है, इसको भी हमने नहीं अपनाना, ये डिमांड को भी तो उन्होंने सेपरेट कर दिया, साइड में कर दिया, ठीक है। लेकिन इस डिमांड को सेपरेट करने के बाद क्या हुआ, डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट किसमें हुई, बहुत सारे जो एरियाज थे, जो स्टेट्स थे उस टाइम पर, मतलब अलग अलग एरियाज हो गए, जैसे कन्नड़ स्पीकिंग एरियाज, मलयालम स्पीकिंग एरियाज, मराठी स्पीकर्स। तो ये अलग अलग जो लोग थे, दे वर वेरी ग्रेटली डिसअपॉइंटेड। तो अब लेकिन अब यहाँ पे जैसे जिनकी पिक्चर बनी हुई है, इट इज अ गांधीयन लीडर हु डाइड फॉर फास्टिंग फॉर ए सेपरेट स्टेट फॉर तेलुगु स्पीकर्स, ठीक है, पोटी श्रीरामलु। तो ये तेलुगु स्पीकिंग एरिया की डिमांड इन्होंने स्टार्टिंग में उठाई, तो ये इनका बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेस्ट था, ठीक है। और कहां से, मद्रास प्रेसिडेंसी, क्योंकि उस टाइम पर जो ब्रिटिशर्स के ही प्रोविंस है ना, मद्रास प्रोविंस, बंगाल प्रोविंस, ठीक है। उसी टाइम पर जो ब्रिटिशर के टाइम पे मद्रास प्रेसिडेंसी थी, उसमें से उन्होंने कहा कि ये तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट्स को अलग कर दो, ठीक है। और फिर जब इन्होंने हंगर स्ट्राइक स्टार्ट कर दी, उन्होंने आंध्र स्टेट की डिमांड कि वो अब आपको, हमें आंध्रा चाहिए, वी वांट आंध्रा, ठीक है। तो ये नारे उन्होंने लगाने शुरू कर दिए, विद ब्लैक फ्लैग्स एंड स्लोगन्स डिमांडिंग वी वांट आंध्रा। इस तरह का प्रोटेस्ट उन्होंने स्टार्ट कर दिया, बहुत लोगों का उन्हें सपोर्ट मिला, हड़ताल, बंद, काफी एरियाज में इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो गई। और लास्ट में क्या हुआ, 52 में, 5 to 8 days into his fast, he died. And when he died, then अब न्यूज़पेपर जैसे न्यूज फैली, तो क्या हुआ, all the people they were filled with grief, पूरा एंटायर आंध्रा वाज इन कॉज, सभी लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए। तो इतना ज्यादा प्रोटेस्ट वाइड स्प्रेड हो गया कि गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू गिव और टू एक्सेप्ट देयर डिमांड। फिर क्या किया गया, 1953 में a new state of आंध्रा came into being, ठीक है। और फिर वो आंध्र प्रदेश बन गया। जैसे यहाँ पे अब उस टाइम पर ये मद्रास प्रेसिडेंसी है, ठीक है, ये पूरा, ये सारी मद्रास प्रेसिडेंसी बताई गई है। इसी में से ही उन्होंने आंध्रा स्टेट को यहाँ से, कि हमें यहाँ से आंध्रा स्टेट डिवाइड करके दे दो। तो 52 में तो ये आंध्र प्रदेश बन गया, ठीक है। स्टार्टिंग में यही थे, यहाँ पे लिखा हुआ जैसे बिफोर 14 अगस्त 1947, ये सारे स्टेट थे बिफोर 14 अगस्त 1947, ठीक है। देन उसके बाद टिल 31 अक्टूबर 1946 ये थे, यहाँ पे जो विजिबल हो रहे हैं। अब इसमें ये सारे इंडियन के स्टेट, की पाकिस्तान अलग बन गया, इंडिया के स्टेट्स। अब इसमें सभी अभी लिंग्विस्टिक स्टेट्स नहीं बने, ठीक है। इसमें क्या है, जो पहले प्रिंसली स्टेट्स थे वो भी इसी में ऐड हैं, ठीक है, और जो दूसरे स्टेट थे वो भी इसी में ऐड हैं। तो यहाँ से आंध्रा बन गया, ठीक है। फिर जब 1956 में अब आंध्रा तो बन गया,
बाकी स्टेट्स उन्होंने भी डिमांड उठानी शुरू कर दी कि वी आल्सो वांट सेपरेट स्टेट्स। तो फिर क्या किया गया, रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज सेटअप। ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेटअप किया गया 1956 में, उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई एंड दैट according to that report it was recommended that redrawing of district and provincial boundaries to form the compact provinces। मतलब इसमें से क्या क्या स्टेट्स बनाए गए, असामीज, ठीक है, देन असामीज, बंगाली, ये सारे जो प्रोविंसेस थे, ओरिया, तमिल, मलयालम, कन्नड़, ठीक है, तेलुगु, ये सभी स्पीकर्स को अलग अलग इनके स्टेट्स बना दिए, रेकमेंडेड किया गया। ठीक है, और उसके बाद जितने हिंदी स्पीकिंग एरिया से नॉर्थ इंडिया के, उसको भी बाद में धीरे धीरे कई स्टेट्स बना दिए गए। जो प्रेजेंट हम देखते हैं स्टेट, सारे धीरे धीरे वो स्टेट्स बन गए। 1960 में जो बॉम्बे की उस टाइम पर प्रेसिडेंसी थी, बाइलिंगुअल स्टेट था, उसको भी लेटर ऑन मराठी और गुजराती स्पीकर्स, ठीक है, महाराष्ट्र गुजरात, उसमें डिवाइड कर दिया गया। फिर 1966 में जो पंजाब का स्टेट था उसको भी पंजाब, हरियाणा, ठीक है, लेटर ऑन हिमाचल, तो इसमें डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, और फॉर्मर फॉर पंजाबी स्पीकर और सेकेंडली फॉर द हिंदी स्पीकर हरियाणा। ठीक है, तो इस तरह ये डिविजन्स जो थी वो सारी होती चली गई और इंडिया के जो प्रोविंसेस हैं जैसे यहाँ पे, तो ये आफ्टर द 1956 ये सारे स्टेट्स हमें देखने को मिले। ठीक है, तो ये सारे स्टेट्स जो थे ये बना दिए गए। अब इसमें जैसे आपके माइंड में है कि उस टाइम पर ब्रिटिशर्स की प्रोविंसेस तो थी, अब जैसे यहाँ पे ब्लैक भी डॉट्स दिखाई गई है ना, तो ये जो ब्लैक डॉट्स हैं ये उस टाइम पर, अब ये मैप है 14 अगस्त 1947 का। ठीक है, तो इसमें ये जो ब्लैक वाला एरिया है ये कौन सा है, जो द कॉलोनीज विच वर अंडर द फ्रेंच और पोर्टुगीज। ठीक है, तो जब यहाँ पे बाकी एरिया इंडिपेंडेंट हो गया तो यहाँ के लोगों में भी धीरे धीरे उन्होंने भी रिवोल्ट कर दिया और धीरे धीरे ये भी लेटर ऑन यहाँ से भी फ्रेंच और पोर्टुगीज वापस चले गए और ये भी लेटर ऑन इंडिया में मिला ली गई। ठीक है, तो उसके बाद फिर ये जो है स्टेट्स, अब इसमें भी काफी चेंजेस मिलेंगे आपको, है ना। ये जो मैप है इसमें भी कई स्टेट्स हैं। अब ये जम्मू कश्मीर अब ये स्टेट नहीं है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे भी तेलंगाना है, और यहाँ जैसे मध्य प्रदेश में, और यहाँ झारखंड और छत्तीसगढ़ वो भी नहीं विजिबल है। ठीक है, तो लेटर ऑन मतलब बहुत सारी चेंजेस जो थी और इसमें होती चली गई। क्लियर? तो ये था कि प्रॉब्लम रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, की हाउ स्टेट्स वर फॉर्म, कि ये जो इंडिया के स्टेट्स थे वो कैसे बने। हाँ जी, यहां तक क्लियर है बेटा? एनी डाउट टिल नाउ? तो इसके बाद अब जो नेक्स्ट, ठीक है, इसमें है, अब यहाँ पे हमने क्या देख लिया कि उनके सामने चैलेंजेस थे, लिंग्विस्ट उनकी ग्रुप्स की जो उनकी डिमांड थी, उन्होंने दे इग्नोर्ड दैट डिमांड। बट जब आंध्रा की मूवमेंट चली, ठीक है, आंध्रा मूवमेंट में जब सेपरेट आंध्रा उन्होंने डिमांड किया और 52 में आंध्रा बना भी दिया गया, देन लेटर ऑन अदर स्टेट आल्सो डिमांडेड फॉर द सेम सेपरेट स्टेट, एंड देन रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज सेट अप। और उस रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बाद फिर क्या हुआ, फिर लेटर ऑन फर्दर जो स्टेट्स थे दे वर डिवाइडेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। ठीक है, मेनली लिंग्विस्टिक बेसिस पर ही डिवाइड किए गए थे। इसके बाद जो नेक्स्ट हमने देखना है दैट इज अबाउट द प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने देखा कि स्टेट्स कैसे बने। ठीक है, अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन भी बना लिया, स्टेट्स भी बना लिए। ठीक है, चैलेंजेस थे अलग अलग, एक एक करके हम सभी चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन भी हमने पूरा तैयार कर लिया, फ्रेमवर्क की हाउ वी हैव टू वर्क। देन स्टेट्स जैसे भी वो भी टाइम टू टाइम वो भी साथ साथ में
लेकिन उसी के साथ साथ प्लानिंग, कि अब इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए हमने क्या करना है, प्लानिंग। तो प्लानिंग कैसे की गई, सबसे पहले प्लानिंग के लिए प्लानिंग कमीशन बनाया गया। प्लानिंग कमीशन कब बनाया गया, 1950 में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब इम्प्लीमेंट हुआ था ना 1950 में, ठीक है, तो उसमें ही प्रोविजन थी कि प्लानिंग कमीशन वाज बीइंग सेट अप। प्लानिंग कमीशन बनाया गया एंड वो प्लानिंग कमीशन इट फॉर्मुलेट्स प्लान फॉर 5 years, जैसे 50 to 55, 56 to 60, ठीक है, 61। तो इस तरह ये 5 साल के लिए प्लान जो था ये बनाता था। तो जैसे फर्स्ट 5 year प्लान आपकी बुक में सिर्फ 2 5 year प्लान्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया, ठीक है, तो आपने उस पर ही फोकस करना है। और ये जो 5 year प्लानिंग कमीशन बनाया गया था, अभी ये प्लानिंग कमीशन नहीं है, अभी प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज कर दिया गया है नीति आयोग, ठीक है। काम इसका वही है, प्लानिंग करना ही है, लेकिन जैसे वो 5 years का प्लान था, लेकिन अभी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्लान बनाता है, ठीक है। तो अब जो प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट है, तो इसमें कि सबसे पहले तो हमने क्या बना लिया है, आप प्लानिंग कमीशन, ठीक है। प्लानिंग कमीशन के बाद अब गवर्नमेंट कौन कौन सी पॉलिसीज एग्जीक्यूट करेगी, ठीक है, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो एक जो मॉडल था जिसको कि अडॉप्ट किया गया वो था मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। तो मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल मींस कि यहाँ पे स्टेट और प्राइवेट दोनों सेक्टर काम करेंगे, ठीक है। जैसे हमने पहले देखा था कि रशियन रेवोल्यूशन हुई थी, रशियन रेवोल्यूशन में यहाँ इंडिया में भी कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी। तो उनकी आइडियोलॉजी क्या थी कि सभी जितने कंट्री के रिसोर्सेज है, सभी रिसोर्सेज के ऊपर पीजेंट वर्कर्स का कंट्रोल होना चाहिए, मतलब सबका कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है, मतलब स्टेट का ही कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे उन्होंने मिक्स्ड मॉडल, ये अलग अलग कंट्री अलग अलग आइडियोलॉजी को बिलीव करते हैं। तो हमारे कंट्री ने क्या कहा कि हम स्टेट को भी थोड़ी इकोनॉमी में उसका भी कंट्रोल होगा और प्राइवेट सेक्टर दोनों का ही इंपॉर्टेंट रोल होगा, ठीक है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के पास भी अभी इतने रिसोर्सेज नहीं है कि सारा कुछ स्टेट ही कर पाए, ठीक है। सो बोथ सेक्टर विल प्ले इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री रोल, ताकि प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो और जॉब्स भी जनरेट की जा सके, ठीक है। तो इसमें एग्रीकल्चर पे पहले फोकस किया गया, क्योंकि इंडिया क्या था, एग्रीकल्चरल कंट्री था, ठीक है। फर्स्ट 5 year प्लान में एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया। मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल तो हमने बना ही लिया है, ठीक है। और लेकिन स्पेसिफाई कर दिया गया विच इंडस्ट्रीज टू बी इनिशिएटेड बाय द स्टेट एंड विच बाय द मार्केट, ठीक है, ताकि थोड़ा सा बैलेंस उसमें रखा जा सके। एग्रीकल्चर रिलेटेड वो सारा गवर्नमेंट के हाथ में था, ठीक है। स्पेशल जो हैवी इंडस्ट्रीज थी वो भी गवर्नमेंट ने अभी अपने कंट्रोल में रखी। लेटर ऑन मार्केट और बाकी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज थी वो प्राइवेट को उसका रोल दे दिया, ज्यादा डिटेल में नहीं आप करोगे, ठीक है। और जैसे फिर सेकेंड जो 5 year प्लान था उसमें फोकस किया गया हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर। पहले 5 year प्लान में एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया था, ठीक है। फिर सेकेंड 5 year प्लान में उन्होंने इंडस्ट्रीज के ऊपर ज्यादा फोकस किया। जैसे डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज कौन सी होगी, जैसे स्टील हो गया, बिल्डिंग ऑफ लार्ज डैम्स, इनके ऊपर फोकस किया गया सेकेंड 5 year प्लान्स में, ठीक है। और ये जो सेक्टर हैं ये स्टेट के कंट्रोल में ही रहेंगे और स्टेट ही रेगुलेट करेगा और इनको गाइड भी करेगा, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स के लिए, और जो भी इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी होगी। तो कई लोगों ने गवर्नमेंट के इस व्यू पॉइंट को सपोर्ट भी किया और कई लोग इसके अगेंस्ट भी थे, ठीक है। तो वो थोड़ा सा व्यू पॉइंट दिया हुआ है आपकी बुक में कि व्हाई द पीपल, जैसे यहाँ पे जिस पिक्चर दी हुई है कि यहाँ पे जो भिलाई स्टील प्लांट लगाया गया था, तो दैट वाज सेट अप विद द हेल्प ऑफ फॉर्मर सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन जैसे रशिया जो आजकल है वो सोवियत यूनियन का ही एक पार्ट है, ठीक है, प्रेजेंट डे रशिया, तो सोवियत यूनियन का ही एक मतलब उसमें से और भी 2-4 कंट्री एडेड थे, वो सारे सेपरेट हो गए बाद में, ठीक है। तो उसकी हेल्प से इंडिया ने ये स्टील प्लांट लगाया, जो कि उस टाइम पर हम कह सकते हैं कि इंडिया की एक हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट के काफी माइलस्टोन था। तो काफी इस तरह के इंडिया ने उस टाइम पर इंडस्ट्रीज को फोकस किया।
और आर्ग्यूमेंट क्या हुए इसमें, कुछ लोगों ने तो इसको काफी एम्फेसाइज किया, सपोर्ट किया, प्रेज किया, ठीक है, लेकिन कुछ ने क्या, उनको लगा कि एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा एम्फोसिस नहीं दिया गया इस सेकेंड 5 ईयर प्लान में। एग्रीकल्चर नेग्लेक्ट हुई है, प्राइमरी एजुकेशन उसको नेग्लेक्ट किया गया है, ठीक है, और ना ही जो हमारी एनवायरमेंटल के ऊपर इसकी इम्प्लीकेशंस होंगी, इंडस्ट्रीज की एनवायरमेंट के ऊपर भी तो कोई ना कोई असर होगा, तो उसको किसी चीज का कोई ध्यान नहीं रखा गया, ठीक है, वो तो हमने देखा ही है वैसे, है ना, सिविक्स के भी लास्ट चैप्टर में। तो ये भी अलग अलग क्रिटिक्स ने बातें उठाई, और एक जैसे महात्मा गांधी के फॉलोअर थे मीराबेन, उन्होंने भी ये लाइंस लिखी कि साइंस एंड मशीनरी दैट may huge returns, we may get huge returns for a time, but then ultimately that will come dissolution. We have got to study nature balance, कि हमें नेचर के बैलेंस को बना के रखना है, ठीक है। तो ये तो है ही कि डेवलपमेंट के साथ साथ हमें बैलेंस को बना के रखना है, बट डेवलपमेंट वाज आल्सो द नीड ऑफ टाइम, ठीक है, तो डेवलपमेंट के लिए भी इस पे फोकस किया गया। तो ये 2 पॉइंट्स हमने आज किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट थोड़ा सा फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड आपकी बुक में है, एंड देन द आर अचीवमेंट्स इन द 60 इयर्स अप टू 75 इयर्स हो रहे हैं, ठीक है। तो बुक तो वही सेम पब्लिश होती रहती है ना हर साल, तो इसमें जैसे बुक में है द नेशन 60 इयर्स ऑन, तो ये 2 हेडिंग हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने ये 2 टॉपिक डिस्कस किए, एक तो इनके हाउ स्टेट्स वर फॉर्म्ड एंड हाउ प्लानिंग वाज डन आफ्टर द इंडिपेंडेंस फॉर आवर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग कैसे की गई, किस चीज पे फोकस किया गया, प्लानिंग कमीशन बनाया गया, ठीक है, एंड देन व्हाट वर द व्यू पॉइंट्स ऑफ वेरियस क्रिटिक्स। गवर्नमेंट ने फोकस किया फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, ठीक है, सेकेंड 5 ईयर प्लान में जब इंडस्ट्रीज और लार्ज डैम्स पे फोकस किया गया, तो कुछ क्रिटिक्स थे, कुछ जो एनवायरनमेंट को सपोर्ट करते थे, या जैसे कई डैम्स को आपने देखा होगा कि उन डैम्स के अगेंस्ट ही प्रोटेस्ट लोगों ने करने शुरू कर दिए थे, ठीक है, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया, मतलब कई डैम्स तो इतने थे कि कितने कितने साल लग गए उन डैम प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। क्यों? क्योंकि जब भी कोई डैम बनता है तो उस डैम के साथ क्या क्या होता है, डैम तो बन जाएगा, लेकिन उस डैम के आसपास रहने वाले जो लोग होंगे वो क्या होंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे, उनकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, दे हैव टू लीव देयर प्लेस एंड दे हैव टू गो समवेयर एल्स। तो इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जहां पे डैम बना रहे हैं वहां पे जो भी फॉरेस्ट एरिया अगर कवर है तो वो फॉरेस्ट एरिया भी खत्म हो जाएगा सारा, है ना। तो कहीं ना कहीं सारे इश्यूज भी थे, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट गवर्नमेंट ने, क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज लगाएगी तो लोगों को अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, जॉब्स भी मिलेगी, ठीक है। तो दोनों जो रिफ्यूजीज इतने आए हुए हैं उनको भी तो रिहेबिलिटेशन करवानी है ना, उनको भी जॉब अपॉर्चुनिटीज देनी है। तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज दोनों पे फोकस किया गया। यहां तक कोई डाउट बेटा? ठीक है, ओके, देन वी विल कंटिन्यू विद दिस नेक्स्ट।